इंस्टीट्यूट फॉर एक्सलेंस इन हायर एजुकेशन भोपाल के ज्ञान में कार्यक्रम में ट्रांसफॉर्मिंग टुडे एनरिचिंग टुमारो में आप सभी का स्वागत है। इस कड़ी में बीएससी सेमेस्टर 1 की माइनर पेपर एनालिटिकल केमिस्ट्री में मैं क्रोमेटोग्राफी के बारे में आपसे बात करूंगी। इस टॉपिक में जो हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो क्रोमेटोग्राफी की क्या डेफिनेशन होती है, किस तरह की सेपरेशन टेक्निक्स होती हैं, क्रोमेटोग्राफी की किस तरह डिस्कवरी हुई, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसके क्या कॉन्सेप्ट हैं और कितने तरह की क्रोमेटोग्राफी है, ये हम समझने वाले हैं। इसके बाद हमारे लर्निंग आउटकम्स होंगे। इस चैप्टर की स्टडी के बाद आप डिफाइन कर पाएंगे कि क्रोमेटोग्राफी क्या है, इसके क्या हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ये सब हम समझ पाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। नाउ क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक है, इसलिए क्रोमेटोग्राफी समझने से पहले और जो सेपरेशन टेक्निक्स हैं उनको हम समझते हैं। इस स्लाइड में हम दो सेपरेशन टेक्निक से बात कर रहे हैं। एक है फिल्ट्रेशन, दूसरी है सब्लिमेशन। फिल्ट्रेशन आप सभी ने चाय छानी होगी। ये एक सिंपल फिल्ट्रेशन टेक्निक है। चाय जब हम छानते हैं तो छलनी के ऊपर चाय की पत्ती रह जाती है और चाय जो है वो हमारी कप में आ जाती है। तो जो चाय की छन्नी में चाय की पत्ती आती है उसको हम प्रेसिपिटेट के रूप में कह सकते हैं केमिस्ट्री की भाषा में, और जो हमारी चाय छन के कप में आती है उसको हम फिल्ट्रेट कह सकते हैं। तो यदि हम केमिस्ट्री की भाषा में बात करते हैं तो यदि किसी मिक्सचर में दो फेज़ है, एक फेज़ लिक्विड है, दूसरा फेज़ सॉलिड है, तो उसे हम सिंपल फिल्ट्रेशन टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक बीकर में दो फेज़ हैं, एक है लिक्विड, दूसरी है सॉलिड। उसको हम एक फनल में फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्टर करते हैं और फिल्टर करके जो हमारा फनल है उसमें प्रेसिपिटेट यानी सॉलिड फेज़ अलग हो जाती है और हमारा जो बीकर है उसमें लिक्विड फेज़ आ जाती है। इस तरह से हम इस टेक्निक से लिक्विड और सॉलिड फेज़ को अलग अलग कर सकते हैं। दूसरी टेक्निक जो हमें इसमें दिख रही है दैट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन आप सभी ने दैनिक जीवन में देखा होगा, सभी ने कपूर को जलते देखा होगा। कपूर को जब हम जलाते हैं तो कपूर कभी भी लिक्विड फेज में नहीं आता, कपूर सॉलिड फेज में है। यदि हम सिंपल साइंस की बात करें तो जब भी हम सॉलिड फेज को हीट प्रोवाइड करते हैं तो सॉलिड फेज लिक्विड में कन्वर्ट होती है और फिर जब लिक्विड को हम हीट प्रोवाइड करते रहते हैं तो वही लिक्विड हमारा गैस फेज में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी सॉलिड लिक्विड फेज में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि सॉलिड फेज से सीधे वेपर फेज में जाता है। और जब हम कंडेंस करते हैं यानी ठंडा करते हैं तो वेपर फेज से सीधे वो सॉलिड फेज में आ जाता है। इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो यदि हम सब्लिमेशन के थ्रू किसी मिक्सचर को सेपरेट करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि उस मिक्सचर का एक कंपोनेंट जो है वो सब्लिमाइन कैरेक्टर का हो। ऐसे मिक्सचर को जब हम हीट करते हैं तो जो हमारा सब्लिमेशन कैरेक्टर वाला कंपोनेंट है वो वेपर फेज में आ जाता है और जब हम उसे कंडेंस करते हैं तो वो सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो जाता है और उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ हम एक सिंपल अरेंजमेंट देख रहे हैं जिसमें हमने एक चाइना डिश ली है। चाइना डिश में हमने वो मिक्सचर रखा है जिसका एक कंपोनेंट जो है सब्लिमाइन कैरेक्टर का है। उसके ऊपर एक हमने इन्वर्टेड फनल रखी है, फनल को हमने कॉटन प्लग से बंद कर दिया है। अब जब हम इस सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो जो हमारा कंपोनेंट सब्लिमेशन कैरेक्टर का है वो वेपर फेज में कन्वर्ट होता है, फनल के ऊपरी भाग में ठंडक होने के कारण कंडेंस होता है और फनल की वॉल में सॉलिड फेज में कलेक्ट हो जाता है। इस तरह से हम सब्लिमेशन प्रोसेस से मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं।
डिस्टिलेशन एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें हम ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। इसमें हम कंटेनर में का मिक्सचर लेते हैं और उसको हीट सप्लाई करते हैं। हीट से जब कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट तक टेम्परेचर पहुंचता है तो वो कंपाउंड जो है वेपर स्टेज में आता है और हमारे कंडेंसर से पास होता है। कंडेंसर में हमारा कूलिंग एजेंट्स पास होते रहते हैं जो उस कंपाउंड को कूल करते हैं और वापस लिक्विड स्टेट में लाते हैं और दूसरे कंटेनर में कलेक्ट किए जाते हैं। अब ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यूस चलता है और डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम वेपर स्टेज में ला करके कंडेंस करके वापस लिक्विड स्टेट में लाते हैं और उनको सेपरेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो हमें दिख रहा है दैट इज़ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में एक मैं आपको बताती हूँ, सबने अपने घरों में माँ को चाशनी से बूरा बनाते देखा होगा। ये भी एक प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन का। इसमें हम जो सोल्यूशन है जिसमें हमारा कंपाउंड है उसको हम हीट सप्लाई करके जो उसका लिक्विड है, जो उसका सॉल्वेंट है, उसको हम एवापोरेट करते हैं और एवापोरेट करने के बाद उसको हम सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें हमारा कंपाउंड उसकी सॉल्युबिलिटी, सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी से ज़्यादा डिज़ोल्व होता है। मैं आपको बताऊं, जो सॉल्यूशन होता है उसमें कंपाउंड होता है और सॉल्वेंट होता है। हर सॉल्वेंट की अपनी एक डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी होती है जो हीट बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाती है। तो हम सिंपल सॉल्वेंट में सल्यूट मिलाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं और जब वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाता है तो उस सॉल्यूशन का थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से उस सॉल्वेंट की सॉल्यूशन बनाने की कैपेसिटी, सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है और उसमें और सॉल्यूट ऐड हो जाता है। इस सॉल्यूशन को हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। जब इस सॉल्यूशन को आप ठंडा करेंगे तो उसमें से क्रिस्टल्स के रूप में सोल्यूट सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये प्योर फॉर्म में होते हैं और जो इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को फिल्टर करके सेपरेट कर सकते हैं और जो हमारा सॉल्यूशन है उसको हम कूल करके उसमें से क्रिस्टल सेपरेट कर सकते हैं। ये हमारी एक सेपरेटिंग टेक्निक है। एक और सिंपल प्रोसेस है एवेपोरेशन प्रोसेस। एवेपोरेशन प्रोसेस जो है इसमें लिक्विड जो है वो वेपर स्टेज में कन्वर्ट होता है। आपने देखा होगा, सभी ने परफ्यूम यूज़ किया है। जब हम परफ्यूम यूज़ करते हैं और परफ्यूम हमारी स्किन पे आता है तो हमें थोड़ा कूलिंग सा फील होता है। ये कूलिंग जो है एवेपोरेशन प्रोसेस की वजह से ही है। एवेपोरेशन प्रोसेस जो है वो हमेशा सरफेस पे होता है। सरफेस का लिक्विड हीट एब्जॉर्ब करके किसी भी टेम्परेचर पर, बॉइलिंग पॉइंट हो ज़रूरी नहीं है, हर टेम्परेचर पर कुछ अमाउंट में वेपर फेज में कन्वर्ट होता है और ये कन्वर्जन जो है वो धीरे धीरे कन्वर्ट होकर के वेपर स्टेज में आकर जब कंडेंस होता है तो वापस लिक्विड फेज में कन्वर्ट होता है। तो इवेपोरेशन प्रोसेस से हमने देखा है कि किस तरह से रेन्स होती हैं। इसमें जो हमारा ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे वाटर जो है वेपर स्टेज में बनता है और एनवायरनमेंट में जा कर के हायर रेंज में जा कर के कंडेंस होकर वाटर फॉर्म में कन्वर्ट होता है और रेंस के रूप में हमें वापस मिलता है। एक और प्रोसेस है दैट इज सेपरेशन थ्रू सेपरेटिंग फनल्स। इस प्रोसेस में जो हमारे पास मिक्सचर है वो लिक्विड फेज का होना चाहिए, लेकिन इमिसिबल लिक्विड होने चाहिए। जितने लिक्विड उतनी फेज। इमिसिबल लिक्विड्स वो होते हैं जो आपस में डिसॉल्व नहीं होते। हमें पता है 3 तरह की फेजेस होती हैं। एक वो जिसमें लिक्विड्स आपस में कम्प्लीटली सॉल्युबल होते हैं, इसमें कितने भी कंपोनेंट हों वो मिलकर के एक फेज बनाते हैं। कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो पार्शियली सॉल्युबल होते हैं, कुछ डिज़ोल्व होते हैं, कुछ नहीं होते। लेकिन कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नारियल का तेल और पानी, सरसों का तेल और पानी, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं इमिसिबल लिक्विड्स हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। इनको सेपरेट करने के लिए हम सेपरेटिंग फनल का यूज़ कर सकते हैं। इनमें जिन
लिक्विड्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है वो लोअर पार्ट में होते हैं, लोअर रिंग्स बनाते हैं, लोअर लेवल में रहते हैं, और जिनकी डेंसिटी कम होती है वो हायर रेंज में होते हैं। इस तरह से हमें देखने में ही अलग अलग रिंग्स, अलग अलग एरियाज दिखेंगे इममिसिबल लिक्विड्स के। हर फेज़ अपने आप में एक एरिया बनाता है, और इस सेपरेटिंग फनल में स्टॉप कॉक होता है, जिससे हम अलग अलग सॉल्यूशंस को सेपरेट कर सकते हैं। सारी टेक्निक्स से अलग हमारे पास एक और टेक्निक है, दैट इज़ क्रोमेटोग्राफी। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। 19th सेंचुरीज़ में एम एस स्वेट नाम के साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया था। इसकी जो डिस्कवरी है वो एक्सीडेंटली हुई। एक इंक की ड्रॉप ब्लॉटिंग पेपर पे गिरी, और उसके बाद हम उन्होंने देखा कि जो ब्लॉटिंग पेपर है उस पर कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बन गई, और रिंग्स जो थी वो डिफरेंट कलर्स की थी। उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, और उससे ये रिज़ल्ट आया कि जो डिफरेंट कलर्स थे वो इंक के डिफरेंट कंपोनेंट्स के थे। उन्होंने जो प्लांट पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल, उनको क्रोमेटोग्राफी के थ्रू सेपरेट किया, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी में कई कलर के पिगमेंट्स होते हैं। तो उसके सेपरेशन से उन्हें ये रिज़ल्ट आया कि इस तरह से क्रोमेटोग्राफी जो है उससे हम सेपरेशन भी कर सकते हैं। इसी तरह क्रोमेटोग्राफी भी एक सेपरेशन टेक्निक है। इनमें जो हमारा मिक्सचर है वो मोबाइल फेज में होता है। मिक्सचर को हम एक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं, और वो डिज़ोल्व होने के बाद एक मोबाइल फेज में हम यूज़ करते हैं। इसके बाद क्रोमेटोग्राफी में एक स्टेशनरी फेज़ होती है। स्टेशनरी फेज़ जो है वो एक पेपर हो सकती है, एक प्लेट हो सकती है, कॉलम हो सकती है, कैपिलरी हो सकती है। किसी भी तरह के हम एक स्टेशनरी फेस हम यूज़ करते हैं क्रोमेटोग्राफी में। इस स्टेशनरी फेस से हम सॉल्यूशन को, जिसमें हमारे पास कंपोनेंट हैं, मोबाइल फेस के रूप में रन करते हैं। अब जो स्टेशनरी फेस है उससे जो हमारी मोबाइल फेज है उसकी एक एफिनिटी होती है। एफिनिटी के आधार पे जो मोबाइल फेस है वो रन करता है स्टेशनरी फेस पे, और एफिनिटी की वजह से जो मूवमेंट है उसमें डिफरेंस आता है, और इस डिफरेंस से हम सेपरेट कर सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रोमेटोग्राफी में दो तरह की फेज़ होती है। एक स्टेशनरी फेज़ होती है जो अपनी जगह फिक्स रहती है, वो अपनी जगह से मूव नहीं करती। दूसरी मोबाइल फेज़ होती है जो कि एक सॉल्यूशन के फॉर्म में होती है। इसमें एक सॉल्वेंट यूज़ होता है जिसमें हम जो सेपरेटिंग मिक्सचर है उसको डिज़ोल्व करते हैं। डिज़ोल्व करने के बाद हम उस स्टेशनरी फेज़ से उस मिक्सचर को पास करते हैं। ये जो मूवमेंट है, ये जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनकी स्टेशनरी फेज से जो एफिनिटी है उससे मोबाइलिटी उसकी डिपेंड करती है। जो कंपोनेंट्स लेस एफिनिटी रखते हैं वो ज़्यादा मूव करते हैं, जो कंपोनेंट ज़्यादा एफिनिटी रखते हैं वो कम मूव करते हैं। कुछ समय के बाद, एक निश्चित समय देने के बाद, हम ये देखते हैं कि जो स्टेशनरी फेज़ है उसमें सॉल्वेंट के जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग पोजीशन एक्वायर कर लेते हैं, और इस तरह से हम उनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। उनके मूवमेंट के बेस पर हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, उनको अलग भी कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं, और प्यूरिफाई भी कर सकते हैं। आज के समय में क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है साइंटिस्ट के बीच में। आरएफ रिटेंशन वैल्यू वो वैल्यू है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनका किस कितना मूव किया हमारे कंपोनेंट ने, और कितना मूव किया हमारे सॉल्वेंट ने। इसका जो रेशो है दैट इज़ रिटार्डेशन फैक्टर, जिसको हम आरएफ वैल्यू कहते हैं।
इस वैल्यू के आधार पर हम कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और कंपाउंड्स को सेपरेट भी कर सकते हैं और प्यूरिफाई भी कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बायोफिजिकल टेक्निक है। इस टेक्निक के द्वारा हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस दोनों कर सकते हैं। इस टेक्निक से हम मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन्हें प्यूरिफाई भी कर सकते हैं। इसमें कंपोनेंट्स कितने हैं इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, कितने भी कंपोनेंट्स हों हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। ये टेक्निक्स कई तरह के सैंपल जैसे ड्रग्स, पार्टिकल्स, प्लास्टिक्स, पेस्टिसाइड्स, एयर, वाटर, इन सभी में हमें बहुत हेल्प करती है इनके एनालिसिस में। आजकल हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ हर व्यक्ति मेडिसिन का यूज़ करता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने जीवन में कभी ना कभी मेडिसिन का यूज़ ना किया हो। क्रोमेटोग्राफी के हेल्प से ड्रग्स की प्योरिटी को टेस्ट किया जाता है। न्यू मेडिसिन की डिस्कवरी में भी क्रोमेटोग्राफी की हेल्प ली जाती है। ये टेक्निक जो एग्जिस्टिंग मेडिसिन हैं उनको एनालाइज और इम्प्रूव करने में भी हमें हेल्प। नेक्स्ट पॉइंट है बेवरेज एंड फूड। क्रोमेटोग्राफी फूड या ड्रिंक सैंपल को टेस्ट करके हमें ये बता सकती है कि वहाँ नुकसान करने वाले पोल्यूटेंट्स या टॉक्सिक कंपाउंड्स तो नहीं है। फूड कंपनीज रेगुलरली कंपोनेंट्स को क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स से एनालाइज करती हैं और फूड में यदि कोई अनवांटेड एलिमेंट है, कोई ऐसा एडिटिव है जो हेल्थ के लिए सही नहीं है, तो उसको चेक करती हैं। एनवायरनमेंट एंड केमिकल इंडस्ट्रीज भी क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करती हैं। वो इस टेक्नोलॉजी से एनवायरनमेंट के हार्श केमिकल्स को आइडेंटिफाई कर सकती हैं और एनवायरनमेंट को मॉनिटर करने में हेल्प ले सकती हैं। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से ड्रग टेस्टिंग की जा सकती है। जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सनस हैं उनकी डोप टेस्टिंग में क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का ही यूज़ किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इस टेक्निक से क्रोमेटोग्राफी के थ्रू ब्लड में कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं वो आइडेंटिफाई करके हम पता कर सकते हैं कहीं स्पोर्ट्स पर्सन ने ड्रग का सेवन तो नहीं किया है। सिक्योरिटी में भी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज़ किया जाता है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी डिटेक्टर्स में क्रोमेटोग्राफी टेक्निक ही इस्तेमाल की जाती है। इस टेक्निक से एक्सप्लोजिव्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। बड़े बड़े स्पोर्ट ग्राउंड्स और जितने भी जहाँ पे गैदरिंग होती है, बड़े बड़े स्पोर्ट्स ग्राउंड, गैदरिंग ग्राउंड्स, वहाँ पर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से सिक्योरिटी को मेज़र किया जाता है। फॉरेंसिक साइंस में भी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज़ किया जाता है। इस टेक्निक से क्रिमिनल को पकड़ने में हेल्प मिलती है। इससे बायोलॉजिकल सैंपल्स, एक्सप्लोसिव्स, सलाइवा, ब्लड, ये सारी चीज़ें एनालाइज करती हैं जो कि हमें क्रिमिनल्स को पकड़ने में हेल्प। इस तरह से क्रोमेटोग्राफी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन टेक्निक्स के आधार पर क्रोमेटोग्राफी को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक क्रोमेटोग्राफी को स्टडी करेंगे। ये हमारे कुछ रेफरेंसेस हैं। ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको समझने में हेल्प करेंगे। थैंक यू।